हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र, जिसका अगला पार्ट हम करेंगे। ठीक है, पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, जन्म काल की दृष्टि से रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले रचनाकार हैं रैदास, जिन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। फिर है मीराबाई, फिर है रज्जब, फिर है मलुकदास। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, रैदास, फिर मीराबाई, फिर है रज्जब, फिर है मलुकदास। ठीक है, रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई के। ध्यान रखेंगे दोस्तों। और दादू दयाल के शिष्य हैं कौन? रज्जब। ठीक है, जिनकी वाणी का संकलन अंगवधु के नाम से रज्जब ने किया है। ये बात भी ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करें। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों कृति है ठंडा लोहा। कौन सी? ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की कृति है। 1952 ईस्वी में आई हुई कृति है ठंडा लोहा। फिर है आत्महत्या के विरुद्ध। ठीक है, रघुवीर सहाय, इनकी रचना है आत्महत्या के विरुद्ध। कब आई? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। फिर है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। किसकी? धूमिल की रचना है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 1972 ईस्वी में आई हुई रचना है। 1972 ईस्वी। फिर है उदिता। कौन सी रचना? उदिता। इसका समय है 1980 ईस्वी। 1980 ईस्वी। एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, ध्यान दें। सबसे पहले कृति ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में। फिर आई कृति आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी में। ठीक है, फिर आई कृति संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। फिर आई दोस्तों कृति उदिता। कौन सी? उदिता 1980 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे चैनल YouTube पर नहीं मिलता है तो आप सर्च करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा। हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। सभी प्लेलिस्ट देख लें और अपनी स्टडी करें। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न है, क्या है? गौर करना जरा। रचना काल की दृष्टि से भिखारी दास जी की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें भिखारी दास की रचनाओं पर। सबसे पहले रस सारांश। कौन सी? रस सारांश। कब आई? 1742 ईस्वी में। पहली बात ये जाने कि भिखारी दास कौन थे? तो रीति काल की रीतिबद्ध श्रेणी के कवि हैं, या रीतिबद्ध धारा के कवि रहे हैं कवि भिखारी दास। ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। तो ध्यान दें, इनकी रचना है रस सारांश। कौन सी? रस सारांश। ठीक है, 1742 ईस्वी। 1742 ईस्वी। फिर है छंदोर्णव पिंगल। क्या है? छंदोर्णव पिंगल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान रखें 1742 ईस्वी। क्या है समय? 1742 ईस्वी। फिर है दोस्तों, ध्यान दें, काव्य निर्णय। रचना है काव्य निर्णय। कौन सी? काव्य निर्णय। कब आई? 1746 ईस्वी में। 1746 ईस्वी में आई हुई रचना है काव्य निर्णय। ठीक, फिर है श्रृंगार निर्णय। कौन सी? श्रृंगार निर्णय। 1750 ईस्वी में आई हुई रचना है श्रृंगार निर्णय। अब ध्यान दें, यहाँ पर छंदोर्णव पिंगल और काव्य निर्णय। ठीक है, साथ ही साथ रस कलश, ये तीनों की तीनों बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाली इनकी रचनाएं हैं। किसकी? भिखारी दास की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब जरा एक बार फिर से सुन लें। सबसे पहले रस कलश 1742 ईस्वी।
फिर है छंदोर्णव पिंगल 1742 ईस्वी, सेम ईयर। इसके बाद है दोस्तों काव्य निर्णय, कौन सी? काव्य निर्णय 1746 ईस्वी। फिर है श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, क्या है जरा ध्यान दें, ठीक है। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ध्यान दें, सबसे पहले कवि माखनलाल चतुर्वेदी, इनका समय है 1889 से 1968 ईस्वी, 1889 से 1968 ईस्वी। फिर है सिया राम शरण गुप्त, इनका समय है 1895 से 1963 ईस्वी, 1895 से 1963 ईस्वी। फिर है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960 ईस्वी, 1897 से 1960 ईस्वी। फिर है भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी, 1903 से 1981 ईस्वी। भगवती चरण वर्मा का समय है। अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी, इनका समय है 1889 से 1968 ईस्वी। फिर है सियाराम शरण गुप्त जी, इनका समय है 1895 से 1963 ईस्वी। फिर है बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका समय है 1897 से 1960 ईस्वी। फिर है भगवती चरण वर्मा, इनका समय है 1903 से 1981 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले है ग्रंथि, किसकी? सुमित्रानंदन पंत जी की ग्रंथि कृति। ठीक है, कब आई? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। फिर आई कृति अनामिका, कौन सी? अनामिका 1923 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखें किसकी है? निराला की कृति है अनामिका। फिर है आंसू, आंसू किसकी कृति है? तो ध्यान रखें जयशंकर प्रसाद की कृति है आंसू। कब आई दोस्तों? तो 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। इसके बाद आई निहार, किसकी? महादेवी वर्मा की कृति है और इनकी पहली कृति मानी जाती है निहार। कब आई? 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों। अब जरा ध्यान दें, ये चारों कवि कौन हैं? पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद जी और महादेवी वर्मा, ये चारों कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे छायावाद के 4 स्तंभ हैं ये चारों के चारों रचनाकार। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक, अब जरा ध्यान दें, ये जो समय है प्रश्न में, समय इन कृतियों का जरूर याद रखना दोस्तों। ठीक है, DSSB हो चाहे नेट का एग्जाम हो, ठीक है, नेट में कम ही पूछा जाता है समय। DSSB, TGT, PGT की परीक्षाओं में एक प्रश्न इन चारों की रचनाओं के समय से जरूर बनता है। ठीक है, तो चारों स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभों की रचनाएं और रचनाओं का समय काल आपको याद होना चाहिए। ठीक है, यहां से ही प्रश्न बनता है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो एक बार फिर से देखें। ग्रंथि, ग्रंथि का समय है 1920 ईस्वी। फिर है अनामिका 1923 ईस्वी। फिर है आंसू 1925 ईस्वी। फिर है निहार 1930 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो जरा ध्यान दें, लक्ष्मी नारायण लाल, इनके नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक हो गए लक्ष्मी नारायण लाल, एक हो गए लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, कुछ इस तरह से नाम है, अभी मेरे माइंड से स्किप कर रहा है। हो ना हो, यहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगा प्रश्न पत्र में उनका नाम, तब आपको बताऊंगी। ठीक है,
अच्छा, विद्यानिवास मिश्र है, विद्यानिवास मिश्र नाम है। इन दोनों के निबंध आपको बहुत अच्छे से करने हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटकों की। किसकी? नाटकों की। इनका नाटक है मादा कैक्टस। कौन सा? मादा कैक्टस 1959 ईस्वी। मादा कैक्टस 1959 ईस्वी। फिर है दर्पण। दर्पण इसका समय क्या है? 1962 ईस्वी। दर्पण 1962 ईस्वी। फिर है मिस्टर अभिमन्यु। मिस्टर अभिमन्यु 1971 ईस्वी। 1971 ईस्वी। फिर है एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र इनका समय है 1976 ईस्वी। 1976 ईस्वी, ठीक है। अब जरा एक बार फिर से सुनेंगे। सबसे पहले नाटक मादा कैक्टस कब आया? 1959 ईस्वी में। फिर आया नाटक दर्पण। कौन सा? दर्पण 1962 ईस्वी में। फिर आया नाटक मिस्टर अभिमन्यु। कौन सा? मिस्टर अभिमन्यु कब आया? 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में। फिर आया नाटक एक सत्य हरिश्चंद्र। एक सत्य हरिश्चंद्र कब आया? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में, ठीक है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण लाल जी के नाटक हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और चारों की चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान दें, गौर करेंगे। रूपक के कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं। रूपक के कार्य की 5 अवस्थाएं होती हैं तथा इनके द्वारा नाटकीय इतिवृत्त की गति प्रकट होती है। किसके द्वारा? रूपकों के द्वारा नाटकीय इतिवृत्त की गति प्रकट होती है। इन कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो रूपक के कार्यों की 5 अवस्थाएं हैं। इन 5 कार्य अवस्थाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो जरा ध्यान दें। सबसे पहले है प्रारंभ। कौन सा? प्रारंभ यानी शुरुआत। फिर है प्रयत्न यानी एफर्ट, अभ्यास, ठीक है। फिर है प्राप्ति आशा यानी किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, ठीक है। फिर है नियताप्ति, ठीक है, नियताप्ति यानी कि जो नियत होती चीजें नियत होती हैं, आपके एफर्ट के बाद जो आपको प्राप्त होती है वो। और एंड में होता है फलागम यानी रिजल्ट आता है, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझें, ठीक। तो सबसे पहले प्रारंभ, किसी काम को जैसे करते हैं, मान लो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। फिर प्रयत्न, एफर्ट लगाते हैं। फिर प्राप्ति आशा यानी कि जो हमें प्राप्ति की वो इच्छा हमारी और बढ़ती है, ठीक है, किसी चीज को पाने की। फिर है नियताप्ति, फिर जो हमें चीजें मिलनी होती हैं वो हमारे एफर्ट्स के द्वारा मिलती है, ठीक है। मिलती है या नहीं, ठीक है, मिलती है या नहीं मिलती, तो ये क्या तय करता है? फलागम। क्या तय करता है? फलागम। तो दोस्तों ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ये एक तरह की कहानी बना करके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। हो सकता है प्रश्न का पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो प्रश्न यहाँ से बन जाए, ठीक है। हमारी दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम इन प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, ये 5 प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ये 5 रूपक के कार्य की अवस्थाएं हैं और इनके द्वारा नाटकीय इतिवृत्त की गति प्रकट होती है, ठीक है। और ये सही अनुक्रम में है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, प्रकाशन काल के अनुसार निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले निबंध संग्रह है मिट्टी की ओर। कौन सा? मिट्टी की ओर कब आया? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में, ठीक। फिर आया अर्धनारीश्वर। कौन सा? अर्धनारीश्वर, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं हैं, जरा ध्यान दें। वेणुवन, अच्छा, अर्धनारीश्वर का समय क्या था? 1952 ईस्वी, ठीक है, 1952 ईस्वी। अब अर्धनारीश्वर, अब जरा ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। मैंने रिवाइज नहीं किया है लेकिन आप फिर भी सुन ले। एक रचना है अर्धनारीश्वर, किसकी? विष्णु प्रभाकर जी की, ठीक है। एक है अर्धकथानक, किसकी? आत्मकथा है वो, किसकी है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी की,
ठीक है, या बनारसी दास जैन की। ये नाम देख लेना, अभी थोड़ा सा मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, ठीक है, रिवीजन नहीं है इस वजह से। ठीक, तो आप देख लेंगे अर्ध कथानक, अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर नाम से एक और रचना भी है। तो 3 लेखकों ने, अलग अलग लेखकों ने अर्ध शब्द की शुरुआत से अर्धनारी, अर्धनारी, ठीक है, इस तरह से 3 रचनाएं लिखी हैं। तीनों रचनाएं आप देख लेना अपनी किताबों से, ठीक है, या फिर आप मेरे रामबाण संकलन के जो वीडियो है आत्मकथा वाले, आप एक बार उनको देख लें। एक बार नाटकों में विष्णु प्रभाकर जी इनके नाटक देख लें, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कृति के कौन रचनाकार हैं। ठीक, और एक है रामवृक्ष बेनीपुरी जी, इनकी रचना है, तो उन्हें भी देख लें। ठीक है, तो ये 3-4 लेखक हैं। अभी मेरे माइंड में चीजें आ तो रही हैं पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूं, तो आपको मैंने बता दिया है। ये 3 बातें याद रखेंगे तीनों रचनाओं को, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। इसलिए दोस्तों आप एक बार आप या तो गूगल कर लें, गूगल में आपको तुरंत जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, यहाँ पर रचना है वेणुवन। कौन सी? वेणुवन 1958 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी। फिर है बट पीपल, कौन सा? वट पीपल 1961 ईस्वी, 1961 ईस्वी। ठीक है, अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले रचना मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, फिर है अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, फिर है वेणुवन 1958 ईस्वी, फिर है वट पीपल 1961 ईस्वी। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास मैला आंचल, जिसका समय है 1954 ईस्वी। क्या है? 1954 ईस्वी समय है मैला आंचल का। फिर है राही मासूम रजा, इनका उपन्यास है आधा गांव। कौन सा? आधा गांव। कब आया? 1966 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आधा गांव। फिर है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी। अच्छा, यहाँ पर पहले ये देखें, राही मासूम रजा की 2 रचनाएं और हैं। एक है कटरा बी आरजू। कौन सी? कटरा बी आरजू। एक है टोपी शुक्ला। कौन सी? टोपी शुक्ला। और यहाँ पर एक रचना है आधा गांव, जो कि उपन्यास है। ठीक है, ये 3 रचनाएं किसकी हैं? राही मासूम रजा की है। इनकी रचनाएं याद रखें दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगली रचना है राग दरबारी। किसकी है? श्रीलाल शुक्ल जी की रचना है राग दरबारी। कब आई? 1968 ईस्वी में, 1968 ईस्वी में। फिर है दोस्तों लोक ऋण। कौन सी? लोक ऋण। कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में आई हुई रचना है लोक ऋण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने। सबसे पहले मैला आंचल 1954 ईस्वी, फिर है आधा गांव 1966 ईस्वी, फिर है राग दरबारी 1968 ईस्वी, फिर है लोक ऋण 1977 ईस्वी। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न अधूरा है, तो देखते हैं फिर से। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले ध्यान दे दोस्तों, रुकोगी नहीं राधिका। ठीक है, उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदा जी का उपन्यास है। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका देख लेना, फिर भी एक बार रचनाकार 1966 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है। ठीक है, 1966 ईस्वी। फिर है मन्नू भंडारी का उपन्यास आपका बंटी। आपका बंटी कब आया? 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है आपका बंटी। ठीक है, फिर है दोस्तों उपन्यास शालमली। कौन सा? शालमली। कब आया? 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में आया हुआ उपन्यास है शालमली। फिर है दोस्तों उपन्यास छिन्नमस्ता। कौन सा? छिन्नमस्ता। किसका है? प्रभा खेतान जी का। प्रभा खेतान जी का उपन्यास है छिन्नमस्ता। 1993 ईस्वी में
आया हुआ उपन्यास है छिन्नमस्ता, ठीक है। और प्रभा खेतान जी की आत्मकथा है अन्या से अनन्या, ठीक है, याद रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने दोस्तों। सबसे पहले उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, कब आया? 1966 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास आपका बंटी 1971 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास शालमली 1987 ईस्वी में। फिर आया उपन्यास छिन्नमस्ता 1993 ईस्वी में, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें। प्रकाशन काल के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? तो प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है, जरा ध्यान दें। सबसे पहले नमक का दारोगा, नमक का दारोगा कब आया? कब आई कहानी? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में आई हुई कहानी है नमक का दारोगा। फिर आई कहानी शतरंज के खिलाड़ी, कौन सी? शतरंज के खिलाड़ी कब आई? 1925 ईस्वी में। 1925 ईस्वी में आई हुई कहानी है, जरा ध्यान दें। तो ध्यान दे दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। नमक का दारोगा 1993 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी। फिर है कहानी पूस की रात, कौन सी? पूस की रात कब आई? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में। जरा एक मिनट गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। सबसे पहले हमने पढ़ा नमक का दारोगा 1913 ईस्वी। फिर पढ़ी हमने शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी। फिर पढ़ी हमने कहानी पूस की रात 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी। अब जरा ध्यान दें, पूस की कहानी के पात्र हैं कौन? हल्कू। हल्कू पूस कहानी के पात्र हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कफन, कौन? कफन कहानी, ठीक है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है कफन, जिसके पात्र हैं घीसू और माधव, कौन? घीसू और माधव, ठीक है। 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में आई हुई कहानी है कफन। और आपको ध्यान हो तो 1936 में ही लखनऊ में प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान दें, नमक का दारोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1925 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, फिर है कफन 1936 ईस्वी, ठीक है। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं, ये जो नेट के प्रश्न पत्र अब जो मैं करा रही हूँ, इनमें जो रचनाओं के समय दिए गए हैं दोस्तों, सभी रचनाओं के समय अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो नेट में पूछी गई रचनाएं हैं ना, ये सिलेक्टेड रचनाएं हैं, सिलेक्टेड है। आपको हिंदी साहित्य में से क्या पढ़ना है, ये वो चीजें हैं, ठीक है, जहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं, ठीक है। आप अगर प्रश्न पत्र करने के बाद मान लो 100% आप याद नहीं रखते हैं, तो आप अगर 50% आपको 2 रचनाओं के नाम भी याद हैं, तो आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने की कला आ जाएगी, ठीक है। आप अपने प्रश्न के उत्तर के बहुत ज्यादा करीब होंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों, ठीक। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले आलोचना ग्रंथ है रामविलास शर्मा का प्रेमचंद और उनका युग, कौन सा? प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, ठीक है। फिर है कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार कब आई? 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। फिर है अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी। फिर है नामवर सिंह जी की रचना दूसरी परंपरा की खोज, कौन सी? दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की आलोचनात्मक कृति है, 1982 में आई हुई कृति है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें एक बार फिर से। सबसे पहले है प्रेमचंद और उनका युग, जिसका समय है 1952 ईस्वी। फिर है कामायनी, जिसका समय है कामायनी एक पुनर्विचार, पूरा नाम ये है, जिसका समय है दोस्तों 1961 ईस्वी। फिर है अधूरे साक्षात्कार, अधूरे साक्षात्कार, इसका समय है 1966 ईस्वी। फिर है दोस्तों
कृति दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, इसका समय है 1982 ईस्वी। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। अब जरा ध्यान दें, आपको अगर आलोचना एवं आलोचक एवं आलोचना कृतियां देखनी है, क्रम से देखनी है, ठीक है, तो आप मेरी रामबाण संकलन के अंतर्गत आलोचना से संबंधित, आलोचना विषय से संबंधित वीडियोस हैं, आप उन्हें देख लें कम से कम 3 से 4 बार। दोस्तों ये आलोचनात्मक कृतियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, कुछ सिलेक्टेड लोगों की ही पूछी जाती हैं, जैसे नामवर सिंह जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी, ठीक है, इस तरह के ये जो कुछ चुनिंदा लोग हैं इनकी कृतियां ज़्यादा, नंद दुलारे वाजपेयी जी, ठीक है, तो शिवदान सिंह चौहान, ऐसे कुछ नाम हैं, रामचंद्र शुक्ल, ठीक, तो गिने चुने लोग हैं, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी, ठीक है, तो ये इस तरह के जो गिने चुने लोग हैं इनकी कृतियां आप अच्छे से कर लें दोस्तों, ठीक है, क्योंकि प्रश्न जरूर बनता है इनसे, ठीक है, ध्यान दें। तो याद रखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करना, क्या है प्रश्न है हमारा, जीवन काल के अनुसार, किसके अनुसार, जीवन काल के अनुसार काव्य चिंतकों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले जीवन काल के अनुसार कौन है, आनंदवर्धन, जिनका समय है 9वीं शताब्दी, क्या 9वीं शताब्दी, और किस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो ध्यान रखें ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, जिनका समय है 9वीं शताब्दी, ठीक है। फिर है आचार्य अभिनव गुप्त, कौन, अभिनव गुप्त, ठीक है, जिन्होंने आचार्य भरत मुनि का जो रस सूत्र था उसकी व्याख्या की थी, किस नाम से, किस नाम से, अभिव्यक्तिवाद नाम से, ठीक है, अभिव्यक्तिवाद, और इनका समय है दोस्तों, ध्यान दें 10वीं शताब्दी, क्या है 10वीं शताब्दी। ट्रिक अगर आपको देखनी है तो ध्यान देना, अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त में अभी कॉमन है और अभिव्यक्तिवाद में भी अभी कॉमन है, ठीक है, तो इस तरह से अभी वर्ड निकालेंगे और इनका समय और इनका सिद्धांत आपको याद रखना है, ठीक है, तो ध्यान रखें अभिनव गुप्त का समय है 10वीं शताब्दी, ठीक। अगले आचार्य हैं कौन, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ, इनका समय क्या है 14वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी इनका समय है, किसका, आचार्य विश्वनाथ का, ठीक, और इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति है क्या, साहित्य दर्पण, साहित्य दर्पण, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और इन्होंने कहा भी है, एक पंक्ति है इनके लिए कही जाती है, एक तो इन्होंने रस को ब्रह्मानंद सहोदर कहा, किसने, आचार्य विश्वनाथ ने। दूसरी बात इन्होंने कही वाक्यम रसात्मक काव्यम, वाक्यम रसात्मक काव्यम, कुछ इस तरह की पंक्ति इन्होंने बताई है, तो ये बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं, आप याद रखेंगे, ठीक। इनका समय जरूर याद रखें दोस्तों, 14वीं शताब्दी। अब बात करते हैं पंडित राज जगन्नाथ, कौन, पंडित राज जगन्नाथ, ठीक है, इनका समय है 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में इनका समय मिला है क्या, 17वीं शताब्दी। तो 16वीं से 17वीं शताब्दी के कवि हैं, सॉरी आचार्य हैं कौन, पंडित राज जगन्नाथ, पंडित राज जगन्नाथ। इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों, क्या, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये इनकी क्या है, पंक्ति है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब जरा एक बार फिर से सुने, आनंदवर्धन, ठीक है, और आप मेरे हिसाब से 17वीं शताब्दी समय ज्यादा याद रखें दोस्तों, ठीक है, और ये जो ये काव्य शास्त्रीय आचार्यों की जो परंपरा थी उनके अंतिम आचार्य भी हैं, कौन, पंडित राज जगन्नाथ। अब जरा एक बार फिर से सुने, ध्यान दें, आचार्य आनंदवर्धन, इनका समय है 9वीं शताब्दी। फिर है आचार्य अभिनव गुप्त जी, इनका समय है 10वीं शताब्दी। फिर है आचार्य विश्वनाथ, इनका समय है 14वीं शताब्दी। फिर है आचार्य पंडित राज जगन्नाथ, इनका समय है 16वीं शताब्दी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और एक आचार्य है भामे, जिनका समय है 6वीं शताब्दी। एक आचार्य हैं क्षेमेंद्र, जिनका समय है क्या,
11वीं शताब्दी। तो कुछ इंपॉर्टेंट आचार्य ये भी है, इन्हें भी याद रखेंगे। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।